हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पिन स्टॉक मार्केट एजुकेशनल सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि चार्ट को रीड कैसे करते हैं, चार्ट एग्जिस्ट क्यों करते हैं और हम लोगों को कब बाई करना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने इस सीरीज में सीखा कि स्टॉक मार्केट फाउंडेशन के बारे में देखा, हम लोगों ने मार्केट के 3 लेंसेज के बारे में देखा, फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंटल, और हमने फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में ब्रीफ में समझा। अब हम लोग इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चार्ट्स आर नॉट मैजिक, इट इज सिंपली पीपल बिहेविंग रिपीटेडली। लोग रिपीटेडली किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उसका आउटकम क्या हो सकता है या फिर उसके बेसिस पे अगला स्टेप क्या हो सकता है। चार्ट वही चीज है, कोई मैजिक नहीं है। ज्यादातर लोग चार्ट के बारे में क्या सोचते हैं कि चार्ट एक डिफिकल्ट मैथ्स है और सिर्फ एक्सपर्ट ही उसको सीख सकता है। इसको अगर हम सिंपल एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, और हम में से ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में लाइफ में एक बार तो फेस किया ही होगा। आपने अपने किसी दोस्त को देखा कि बहुत अच्छे तरीके से साइकिल चला रहा है, कभी एक हाथ छोड़ के, कभी दोनों हाथ छोड़ के, आपको लगा कि साइकिल चलाने में एक्सपर्ट है। तो आपने कहा कि मैं भी साइकिल चलाना सीखता हूँ। आपने क्या किया, साइकिल ली, 2-3 बार चलाने की कोशिश करी, आप गिरे, आपको चोट लगी, आप डर के मारे छोड़ दिए कि साइकिल चलाना एक डिफिकल्ट चीज है और सिर्फ एक्सपर्ट ही उसको सीख सकता है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपका जो दोस्त होगा उसने भी जब साइकिल चलाना स्टार्ट किया होगा तब वो भी एक एक्सपर्ट नहीं था। उसने भी ऐसे ही साइकिल ली होगी, गिरा होगा, चोट लगी होगी, उसके बाद दोबारा उठ के खड़ा हुआ होगा और साइकिल चलाना शुरू करी होगी, जिस वजह से आज आप उसको एक्सपर्ट कह पा रहे हो। सेम चीज चार्ट में भी है। अगर आपने चार्ट को आज देखना शुरू किया है और आपने 2-3 बार ट्राई किया, आपको लगा कि नहीं चार्ट बहुत डिफिकल्ट चीज है और आपने छोड़ दिया और आपने सिर्फ परसेप्शन बना लिया, फिर कंसेप्शन बना लिया कि चार्ट सिर्फ एक एक्सपर्ट ही देख सकता है, तो आप कभी चार्ट नहीं सीख सकते। आपको भी अगर चार्ट सीखने हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पे उसको ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। प्लस चार्ट्स के बारे में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि चार्ट फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है। चार्ट फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताता है कि आगे क्या हो सकता है। तो चार्ट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ है कि चार्ट एक क्राउड का बिहेवियर ग्राफ में किस तरह से दिखता है, सो दैट आप उसको इजीली प्रेडिक्ट कर सको। और चार्ट को सीखना बड़ी बात नहीं है, कोई भी बहुत इजीली चार्ट को सीख सकता है। प्लस चार्ट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन है कि वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है। चार्ट फ्यूचर को कभी प्रेडिक्ट नहीं करता, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताता है कि आज जो हो रहा है उसके बेसिस पे कल क्या हो सकता है। हो सकता है वो प्रोबेबिलिटी 70% एक्यूरेट हो, 80% एक्यूरेट हो या फिर गलत हो, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी होगी कि कल क्या हो सकता है। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस को अगर हम सिंपल एक स्टेडियम पे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आज आईपीएल 2026 का फाइनल है और आपने टिकट लेने की कोशिश करी लेकिन आपको टिकट नहीं मिली। अब आप स्टेडियम के बाहर खड़े हो, मान लीजिए अंदर से भीड़ का बहुत शोर आ रहा है, वो चीयर कर रही है, किसी प्लेयर ने छक्का मारा या फिर बाउंड्री मारी या फिर किसी प्लेयर ने विकेट लिया। उसके बेसिस पे आप कंसेप्शन बनाते हो कि स्टेडियम के अंदर क्या चल रहा है। बस उसी को टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। इसको अगर हम सिंपल एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हम वेदर फोरकास्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। वेदर फोरकास्ट कभी भी गारंटी नहीं करता कि आज यहाँ पर बारिश होगी या फिर आज यहाँ पर धूप निकलेगी या फिर आज यहाँ पर बर्फ गिरेगी। वेदर फोरकास्ट हमेशा क्लाउड्स के बिहेवियर, ह्यूमिडिटी, विंड, इन सबको देख के बताता है कि अब बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है, धूप निकलने की प्रोबेबिलिटी है या फिर बर्फ गिरने की प्रोबेबिलिटी है। बस इसी को टेक्निकल एनालिसिस भी कहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस हमेशा पास्ट प्राइस बिहेवियर, जो पुराना प्राइस का एक्शन हो चुका है उसके बेसिस पे जो बिहेवियर निकल सकता है उसको प्रेडिक्ट करता है और उसके बारे में बताता है कि उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। वो कभी भी ये प्रेडिक्ट नहीं करता कि 100% बारिश होगी या फिर 100% ये स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, लेकिन वो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बताता है कि इस स्टॉक में अब इसके प्राइस बिहेवियर के बेसिस पे क्या हो सकता है। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस इज इक्वल टू रीडिंग क्राउड बिहेवियर थ्रू चार्ट्स। भीड़ जो कह रही है या फिर भीड़ जो कर रही है उसको हम चार्ट के बेसिस पे किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उसी को टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। चार्ट सिंप्लीफाई क्योस। कोई भी मान लीजिए आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, ये इतना बड़ा डेटा है, अब आप इसको देख के क्या कहोगे? इसको देख के इट इज वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप डिसाइड कर सको कि आगे अब इस स्टॉक या फिर इंडेक्स जिसका ये डेटा है उसमें क्या होने वाला है या फिर क्या हो सकता है। लेकिन उसी के अगेंस्ट अगर आप इसको एक चार्ट में कन्वर्ट कर दोगे तो आप 1 सेकंड के अंदर बता दोगे कि अब ये स्टॉक या इंडेक्स ऊपर जाने को तैयार बैठा है या फिर ऊपर जा रहा है और लगातार हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। यही चार्ट है। चार्ट इज नॉट अ डिफिकल्ट मैथ। चार्ट सिंपली जो ये डेटा का क्योस पड़ा हुआ है इधर उधर की, उसको सिंपली एक स्मॉल पैटर्न में या फिर एक सिंपल पैटर्न में कन्वर्ट करने को ही चार्ट कहते हैं। और चार्ट एक बहुत ईजी मैथ्स है। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। आप अगर उसको रेगुलर बेसिस से प्रैक्टिस करोगे तो आप भी चार्ट में एक एक्सपर्ट बन सकते हो और इतना डिफिकल्ट आपको नहीं होगा जितना आपको आज लगता है। चार्ट इज अ मूवी प्रिंट ऑफ स्टॉक पास्ट, प्रेजेंट एंड प्रोबेबल फ्यूचर। जो भी स्टॉक में हो चुका है, जो हो रहा है और जो हो सकता है उसका एक पिक्टोरियल डायग्राम है या फिर उसका एक मूवी प्रिंट है। चार्ट उसी को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी चीज का प्राइस कैसे डिफाइन होता है? मान लीजिए कोई एक सेलर है, वो कहता है कि मैं 30 रुपए में ये चीज बेचूंगा, या फिर कोई भी स्टॉक का सेलर है, वो कहता है कि मैं 30 रुपए में स्टॉक बेचूंगा। बायर आया, बायर ने कहा कि मैं 25 रुपए में खरीदूंगा। अब बायर और सेलर का प्राइस में बीच में 5 रुपए का गैप, तो दोनों ने अग्री किया
किया कि ठीक है मैं 27 रुपए में खरीद लेता हूँ और 27 रुपए में डील डन। वहीं पर प्राइस सेट होता है कि इस स्टॉक का या फिर इस इंडेक्स का अब इस पॉइंट पे ये प्राइस हो गया, राइट। इसको अगर हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, आईपीएल फाइनल का टिकट 2000 रुपए का था, लेकिन सारी वेबसाइट्स दिखाती हैं कि टिकट सोल्ड आउट हो चुका है। अब उस टिकट की डिमांड बढ़ती जा रही है बिकॉज वो आईपीएल का फाइनल है। अब उसकी डिमांड बढ़ते बढ़ते अब टिकट का प्राइस जो हो गया ब्लैक मार्केट में हो गया 20,000 रुपए। तो जहां पर भी डिमांड आएगी, जहां पर डिमांड बढ़ेगी, वहां पर टिकट का प्राइस या फिर किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस बढ़ेगा। सेम टिकट डिमांड स्काई रॉकेटेड और प्राइस मूव्ड। अगर सेलर ने कहा कि वो 30 रुपए पे बेच रहा है और बायर ने कहा कि मैं 30 रुपए पे खरीदने को तैयार हूं, दैट मीन्स दोनों के जो ओपिनियन है वो कोलाइड नहीं किए, जिस वजह से स्टॉक का या फिर उस इंडेक्स का प्राइस मूव नहीं किया। तो जब तक सेलर और बायर आपस में एक दूसरे से अग्री करते रहेंगे सेम प्राइस पे, तब तक उस स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस मूव नहीं होगा। उसका प्राइस तभी मूव होगा जब दोनों के ओपिनियंस आपस में कोलाइड करेंगे और बायर कहेगा नहीं मेरे को 10 रुपए में खरीदना है और सेलर कहेगा नहीं मेरे को 15 रुपए में बेचना है। उसके बीच का जो प्राइस होगा वही प्राइस मूवमेंट होगा, या फिर दोनों जिस प्राइस पे अग्री करेंगे उस पर्टिकुलर स्टॉक इंडेक्स का प्राइस बोलेंगे। अब मार्केट को एक्चुअली में मूव कौन करता है? FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, रिटेल ट्रेडर्स, हमारे जैसे लोग जो कि कम पैसे में ट्रेड करते हैं या फिर जिनके पास लिमिटेड फंड्स होते हैं, लिमिटेड रिसर्च के रिसोर्सेज होते हैं वो, और लेकिन उनका जो वॉल्यूम होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अगर 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं, 100 में से शायद 90 लोग रिटेल ट्रेडर्स ही होंगे और 10 लोग FIIs, DIIs या फिर बड़े इंस्टीट्यूशंस होंगे जिनके पास बड़े फंड्स हैं और बड़े रिसर्च के टूल्स हैं, सो दैट वो अच्छे से रिसर्च करके तब पैसा लगा सकें। प्लस एल्गो बॉट्स भी आजकल नए आ गए हैं जो कि मिली सेकंड्स में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। कोई भी ट्रेड बाय किया तुरंत एग्जिट कर गए, फिर बाय किया फिर तुरंत एग्जिट कर गए, और वो भी स्टॉक मार्केट को आज के टाइम में मूव करते हैं। तो अगर FIIs, DIIs को आप बड़ी वेल मछली मान लो और छोटी मछली जो होती है जैसे रिटेल ट्रेडर्स हो गए, वो उस बड़ी वेल मछली के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। जहां बड़ी वेल मछली जाती है उसी के डायरेक्शन में पीछे पीछे चलते हैं, उसके अगेंस्ट में ट्रेड करने की कोशिश नहीं करते हैं या फिर उसके अगेंस्ट में स्विम करने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर FIIs, DIIs बाइंग कर रहे हैं और लगातार बाइंग कर रहे हैं तो रिटेल ट्रेडर्स को उसके अगेंस्ट जाकर सेलिंग नहीं करनी चाहिए, उसको भी उसी डायरेक्शन में बाइंग करनी चाहिए जिस डायरेक्शन में रिटेल ट्रेडर्स या फिर DIIs बाइंग कर रहे हैं। आपने काफी बार देखा होगा कि FIIs का डेटा ये कह रहा है कि FIIs ने इतने वैल्यू ऑफ फंड्स बाय किए हैं या फिर इतने वैल्यू ऑफ फंड सेल किए हैं, और वहीं DIIs भी उसके ऑपोजिट, अगर DIIs इतने वैल्यू ऑफ फंड सेल कर रहे हैं और बाइंग कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे ही मार्केट मूव करती है। तो FIIs, DIIs को आप वेल मछली समझो और आपको छोटी मछली जो कि वेल मछली के पीछे पीछे घूम रही है, जिस डायरेक्शन में वेल जाएगी उसी डायरेक्शन में चलेगी। अगर उसके ऑपोजिट चलने की कोशिश करेगी तो शायद वो वेल के मुंह के अंदर आके दब के मर जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट इज पीपल, नॉट मशीन्स, नॉट नंबर्स, पीपल। और लोग जिस तरह से बिहेव करते हैं, फिर उनके सेंटिमेंट्स, इमोशंस इस तरह से काम करते हैं, मार्केट भी उसके अकॉर्डिंगली ही मूव करती है। लोगों के मेजरली 4 सेंटिमेंट्स या इमोशंस होते हैं, फियर और पैनिक। फियर इसलिए कि अगर मेरे को नुकसान हो गया तो क्या होगा, पैनिक इसलिए कि सब लोग बेच रहे हैं मैं भी बेच करके निकल जाता हूँ। और जब दोनों सेंटिमेंट्स या फिर इमोशंस आते हैं तब मार्केट में प्राइस नीचे जाता है और रेड कैंडल बनती है, और ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। दूसरे 2 इंपॉर्टेंट सेंटिमेंट्स या फिर फीलिंग्स होती हैं, वो है ग्रीड और एक्साइटमेंट। ग्रीड इसलिए कि मेरे को और ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। आपने कोई स्टॉक बाय किया है, 10% 15% प्रॉफिट आपको दे रहा है, आप सोचते हो कि नहीं ये स्टॉक में तो ऊपर जाने का पोटेंशियल है और बहुत अच्छा स्टॉक है, तो आप उसको होल्ड करते हो, और वही ग्रीड होती है। आपने होल्ड किया और मार्केट में उसको पैनिक हो गया, फिर कोई नेगेटिव न्यूज आ गई और वो स्टॉक इंडेक्स नीचे चला गया, तब आप पैनिक सिचुएशन में आ जाते हो कि मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहा था और मैंने उस समय बेच दिया होता। तो ग्रीड होता है कि आई वांट मोर प्रॉफिट, और उसी के अगेंस्ट में एक्साइटमेंट होता है कि कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, आपने अभी तक नहीं लिया है, आप देख लो लगातार वो हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, वो स्टॉक ऊपर जाता जा रहा है, तो आपको लगता है कि अरे यार ये तो नुकसान हो रहा है, मैं इसको खरीद नहीं पा रहा हूँ। आप जाकर उसको खरीदते हो, जिसकी वजह से एक्साइटमेंट होता है, और अगर ये दोनों चीजें आती हैं, ग्रीड और एक्साइटमेंट, तब मार्केट का प्राइस ऊपर जाता है या फिर ग्रीन कैंडल बनती है। तो इसीलिए चार्ट शोज द फीलिंग हिडन इनसाइड द नंबर्स। जो भी लोगों की फीलिंग, जो भी मार्केट की मूवमेंट होती है या फिर नंबर्स होते हैं, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, वो मार्केट की फीलिंग्स या फिर लोग जो भी उसको ट्रेड कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स को बताते हैं कि अब उनकी क्या फीलिंग चल रही है। मार्केट ऊपर जा रही है तो उनकी ग्रीड या एक्साइटमेंट या फिर पॉजिटिव फीलिंग चल रही है, और मार्केट नीचे जा रही है तो फियर, पैनिक या फिर नेगेटिव फीलिंग चल रही है। अब एक कैंडल एक्चुअली में क्या होती है? कैंडल इज अ बैटल बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। बायर कहता है कि आई वांट इट, और जब बायर्स आते हैं तब ग्रीन कैंडल बनती है, और सेलर्स कहते हैं कि आई हैव इट, और जब सेलर्स आते हैं तब रेड कैंडल बनती है। बायर कैंडल को हमेशा ऊपर लेके जाते हैं बिकॉज वो बाइंग करते हैं, और जब आप बाइंग करते हो तो कोई चीज खरीद रहे हो, उसकी डिमांड अगर बढ़ती है तो वो प्राइस हमेशा ऊपर जाएगा। और सेलर्स कहते हैं कि आई हैव इट, मेरे को सेल करना है, सेलर सेल करते हैं। और जब ज्यादा सेलर्स आ जाते हैं किसी भी मार्केट में या फिर किसी भी प्रोडक्ट में, तब उस पर्टिकुलर स्टॉक का या फिर इंडेक्स का या फिर किसी भी चीज का प्राइस नीचे जाता है, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम रहती है। मान लीजिए आप मुंबई का एग्जांपल लेते हो, मुंबई में प्रॉपर्टी के रेट ज्यादा रहते हैं बिकॉज वहां पर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। अगर आप सेंट्रल मुंबई में लेने जाओगे तो वहां पर प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज्यादा रहेंगे बिकॉज वहां बायर बहुत ज्यादा है, सेलर्स बहुत कम है। और वहीं अगर आप आउटर मुंबई में, नवी मुंबई या फिर उसके बाहर अगर लेने जाओगे तो प्राइसेस, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के प्राइसेस कंपैरेटिवली सेंट्रल मुंबई के कम होंगे
बिकॉज वहां पर सेलर ज्यादा है और बायर्स कम है। कोई भी अपने ऑफिस से इतनी दूर रहने की कोशिश नहीं करता है, फिर पास रहने की कोशिश करता है। जितना वो पास रहेगा उतना उसका टाइम बचेगा और ट्रैवलिंग कॉस्ट बचेगी, जिस वजह से आउटर मुंबई में सेलर ज्यादा होते हैं तो प्राइस थोड़े से कम होते हैं। सेंट्रल मुंबई में बायर ज्यादा होते हैं जिस वजह से प्राइस ज्यादा होते हैं। तो जहां बायर्स आएंगे वहां डिमांड बढ़ेगी और जहां सेलर्स आएंगे वहां पर सप्लाई बढ़ेगी। और एक कैंडल क्या होती है? कैंडल 4 चीजों के बारे में बताती है, फिर 4 नंबर्स बताती है। ग्रीन हो या रेड कैंडल हो, वो दोनों कैंडल ओपन कहाँ हुई? ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे ओपन होगी और क्लोज ऊपर होगी, और वहीं रेड कैंडल ओपन हमेशा ऊपर होगी और क्लोज नीचे होगी। दूसरा बताता है कि दोनों ही कैंडल में हाई कितना लगा। कोई ग्रीन कैंडल कहीं पर ओपन हुई, रेड कैंडल कहीं पर ओपन हुई, उसके बाद वो ऊपर कितना गई और मैक्सिमम कितना ऊपर तक गई, वो होता है उस कैंडल का हाई। और नीचे कितना गई, वो होता है उस कैंडल का लो। और ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का क्लोज होता है, ग्रीन हमेशा ऊपर क्लोज करेगी तभी वो ग्रीन बनेगी, और रेड कैंडल हमेशा नीचे क्लोज करेगी, ओपन जहां हुई उसके नीचे, वो हमेशा रेड कैंडल बनेगी। इसी कैंडल में 2 और चीजें होती हैं, वो होता है विक और होता है बॉडी। विक क्या होता है? जहां पर भी कैंडल ओपन हुई या क्लोज हुई उससे ऊपर तक कहां गई, कितना हाई गई, और वहीं उसके नीचे जहां भी कैंडल क्लोज हुई या ओपन हुई उसके नीचे तक कितना लो गई, जो वो होता है पोर्शन, उसको विक कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ऊपर की जो लाइनें बनी हुई है पतली पतली, वो विक हो गई, और नीचे की जो लाइनें बनी हुई वो विक हो गई, और जो बीच का पार्ट है जहां पर कैंडल ओपन हुई और क्लोज हुई उसके बीच के पार्ट को हम बॉडी कहते हैं। और ये दोनों ही चीजें काफी इंपॉर्टेंट है चार्ट को समझने के लिए, कैंडल को समझने के लिए, ट्रेंड पैटर्न्स इन सबको समझने के लिए, कि आगे मार्केट या फिर वो स्टॉक इंडेक्स जिसमें ये कैंडल बन रही है वो किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, जिसको हम लोग इस फंडामेंटल सीरीज के आगे किसी वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कैंडलस्टिक के इसी स्ट्रक्चर की वजह से हम कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस इज अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। अगर मान लीजिए लॉन्ग अपर विक बना तो बायर्स आए, बायर्स फेल हुए, वापस नीचे आ गए। वहीं अगर लॉन्ग लोअर विक बना, सेलर आए, सेलर फेल हो गए, वापस ऊपर चले गए। बट अगर बिग ग्रीन कैंडल बनी और विद वॉल्यूम बनी, दैट मींस वहां पर मैसिव बाइंग आई है, विद कन्विक्शन आई है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने बाइंग करी है। उसमें क्या हो सकता है? उसमें ग्रीड हो सकता है, फोमो हो सकता है, या इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट हो सकता है। लोग आए, बाइंग करी बिकॉज उनको लग रहा है कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, तो फोमो भी हुआ, इंस्टीट्यूशन भी बाइंग कर सकते हैं। प्लस अगर मार्केट सेम टाइम फ्रेम में अगर कैंडल 3 बार होल्ड कर जाती है तो हो सकता है वहां पर बायर्स अब अपनी पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है यहां से रिवर्सल आए। लेकिन अगर ब्रेकडाउन हो गया तो बहुत तेजी से फॉल भी आ सकता है। मान लीजिए यहाँ पर कहीं स्टॉक या इंडेक्स जिसको आप ट्रैक कर रहे हो उसने ओपन किया, उसके बाद बायर्स आए और बहुत तेजी से उस स्टॉक या इंडेक्स को ऊपर लेके गए। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करते हैं, लेकिन बायर्स यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाए, वापस नीचे आए और जहां पर ओपन किया था उसी के पास कहीं आ गए। इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग अपर विक। उसी के ऑपोजिट अगर सेलर्स आए और बहुत तेजी से उस स्टॉक या इंडेक्स को नीचे लेके गए, लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं कर पाए, जहां पर फॉल दिखाया था और वहां से रिवर्सल लिया और जहां पर उन्होंने ओपन किया था उसी के आसपास कहीं आ गए, इसको हम लोग कहते हैं कि लॉन्ग लोअर विक। इसका मतलब बायर्स आ रहे हैं, ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, वापस रिवर्सल ले रहे हैं। तो ये हो गया लॉन्ग अपर विक, लॉन्ग लोअर विक। उसी के साथ साथ अगर किसी भी स्टॉक या इंडेक्स ने जहां पर ओपन किया था और बहुत तेजी से ऊपर गए और वहीं कहीं जाकर ऊपर क्लोज किया, इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे जो ग्रीन कैंडल बनी है वहां पर बहुत सारे बायर्स आए हैं और उस स्टॉक या इंडेक्स को ऊपर लेके गए हैं और वहां सस्टेन कर रहे हैं। और इसके साथ अगर वॉल्यूम मिल जाता है हम लोगों को तो ये होता है कि अब यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा है, बायर्स भी आ रहे हैं और ऊपर सस्टेन कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, तो वहां पर चांसेस होते हैं कि अब यहां से रिकवरी आ जाएगी। लेकिन ये चीज फेल भी हो जाती है। जैसे यहां पर अगर एग्जांपल लो, यहां पर बायर्स आए, यहां पर नीचे कहीं ओपन किया, बायर्स आए और बहुत तेजी से ऊपर लेके गए और इसके बाद यहां पर सस्टेन किया, उसी के आसपास क्लोजिंग दी है, तो यहां पर चांसेस होते हैं कि अब यहां से रिकवरी आएगी और छोटी सी रिकवरी आएगी। अभी जरूरी नहीं है कि रिकवरी आएगी हमेशा जब इस तरह की कैंडल बनेगी। यहां पर भी अगर आप देखो तो एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी थी, लेकिन अगली ही कैंडल में रिवर्सल आ गया और वापस नीचे आ गई मार्केट। तो कन्विक्शन होता है, या फिर उस समय हम कह सकते हैं कि या तो फोमो होता है कि मार्केट ऊपर गई और मैं इसे मिस ना हो जाए, एक्साइटमेंट होता है लोगों का कि ऊपर गई है, अब हो सकता है यहाँ से मार्केट में रिकवरी आएगी, या फिर इंस्टीट्यूशंस भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से रिकवरी आती है। तो काफी सारे प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। खूब आपको आइडिया हुआ होगा कि बाइंग और सेलिंग या फिर विक और बॉडी किस तरह से बिहेव करती है। अब अगर अपने पीपीटी पे वापस आ जाते हैं, चार्ट भी इसी तरह से बनता है। मल्टीपल कैंडलस्टिक्स मिलके चार्ट बनाती हैं। अगर यहाँ पर 1, 2, 3, 50, 15 जिस भी टाइम फ्रेम में आप कैलकुलेट कर रहे हो या फिर देख रहे हो, उसके बीच में जो भी कैंडल्स बनती हैं उसी के बेसिस पे अब चार्ट बनता है। और चार्ट को रीड करना बहुत डिफिकल्ट का टास्क नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो मल्टीपल कैंडल्स बनी हैं, ग्रीन 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 लगातार बनती जा रही हैं और हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। और उसके ऑपोजिट जब गिर रही है कैंडल तो लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट गिर रही है। अब मार्केट ऊपर जा रही है, साइडवेज जा रही है या फिर नीचे जा रही है, उसी के बेसिस पे मार्केट में ट्रेंड बनता है। और ट्रेंड इज अ डायरेक्शन कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी, उससे कभी भी लड़ने की जरूरत नहीं है। जिस डायरेक्शन में ट्रेंड जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप बाइंग करो या फिर उसी डायरेक्शन में ट्रेड करो। जैसे कि वेल मछली है, किसी डायरेक्शन में जा रही है, आप छोटी मछली हो, पीछे पीछे उसके चलते रहो, जिस डायरेक्शन में वो जाएगी आपको अपने आप
आप सपोर्ट मिलेगा या फिर उस डायरेक्शन में आपको हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। ऊपर जा रही है मार्केट तो उसको अप ट्रेंड कहते हैं, साइडवेज जा रही है या फिर एक रेंज बंदी हुई है उसको हम लोग साइडवेज ट्रेंड कहते हैं या फिर न्यूट्रल ट्रेंड कहते हैं, और डाउनवर्ड जा रही है मार्केट तो उसको हम लोग डाउन ट्रेंड कहते हैं या फिर बियरिश ट्रेंड कहते हैं। यही 3 ट्रेंड मेजरली होते हैं मार्केट में। इसके अलावा अगर चौथा ट्रेंड आपको पता है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस ट्रेंड के बारे में हमने अपने इस सीरीज के पिछले वीडियोस में कवर भी किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो उसको प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा, बिकॉज ये मैंने AI के थ्रू चार्ट बनवाया था। और आपने मार्केट में ये चीज तो सुनी ही होगी कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और उसके अगेंस्ट में कभी भी आपको स्विम नहीं करना चाहिए, स्पेशली तब जब आप एक रिटेल ट्रेडर हो या फिर एक छोटे ट्रेडर हो। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप शायद रिटेल ट्रेडर ही हो या फिर एक छोटे ट्रेडर हो विद लिमिटेड फंड्स, या फिर आप क्यूरियस हो मार्केट में एंटर करने के लिए। अगर आप बड़े इन्वेस्टर हो या फिर बड़े ट्रेडर हो तो आप कभी भी ये वीडियोस या फिर यूट्यूब में जाकर वीडियोस नहीं देखोगे। आपके पास ऑलरेडी टूल्स हैं, आप उसके थ्रू ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हो या फिर ऑलरेडी कर रहे हो। अगला आता है द फ्लोर ऑफ द प्राइस। फ्लोर ऑफ द प्राइस क्या हुआ? मान लीजिए कोई एक कमरा है जहां पर आप खेल रहे हो, आपने बॉल फेंकी जमीन में, वो बॉल बाउंस कर गई। जिस जगह से बॉल बाउंस करी है वही हो गया मार्केट का सपोर्ट या फिर उस स्टॉक इंडेक्स का सपोर्ट। बाय नियर द फ्लोर। और हमेशा जब बॉल नीचे गिरी है या फिर जो भी स्टॉक इंडेक्स जिसको आप ट्रैक कर रहे हो वो अपने सपोर्ट के पास गया है तो उसके पास जाकर बाइंग करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि रैंडमली जाकर बाइंग कर लो कि इस बॉल यहाँ तक गई है इसके बाद यहाँ से नीचे नहीं जाएगी और आपने बाइंग कर ली, बिकॉज अगर आप किसी चीज को बार बार हिट करते हो तो वो फ्लोर या फिर वो जगह टूट जाती है, उसका सपोर्ट लूज हो जाता है और उसके बाद वो तोड़ के नीचे निकल जाती है। जिस वजह से हो सकता है एक बॉल या फिर कोई भी चीज एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार वहां से सपोर्ट ले, लेकिन उसके बाद जब वो सपोर्ट तोड़ेगी तो वो बहुत तेजी से गिर भी सकती है नीचे। वहीं उसके ऑपोजिट अगर सीलिंग ऑफ द प्राइस, जो भी कमरे की सीलिंग है वो आपकी जो स्टॉक है उसका रेजिस्टेंस बन गया, वहां से वो स्टॉक हमेशा फॉल कर रहा है, जब तक वो उसको ब्रेक नहीं करता तब तक हम वेट करेंगे और जब वो ब्रेक करेगा तब हम वहां पर जाकर बाइंग करेंगे। तो अगर उसने सीलिंग ब्रेक कर दी तो वो सीलिंग जो ब्रेक हुई है वो उसका सपोर्ट बन जाएगा। और अगर आपने नीचे सपोर्ट के पास बाइंग कर रखी है तो हमेशा सीलिंग के पास जाकर आप प्रॉफिट बुक थोड़ा सा कर लो, सो दैट अगर वहां से रिवर्सल आए तो आपका एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट बुक हो चुका है। और अगर वहां से ब्रेकआउट हो गया तो एनीवेज आप थोड़ा सा स्टॉक होल्ड करे हो ताकि आपने जो प्रॉफिट मिस किया है या फिर जो प्रॉफिट आगे होने वाला है वो आपसे मिस ना हो। तो इसीलिए हमेशा पार्शियली प्रॉफिट बुक करते रहिए। और जब भी मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को या फिर फ्री टेलीग्राम चैनल में अपने कोई लेवल्स शेयर करता हूं तब मैं उसके बारे में रेगुलर फॉलोअप भी करता रहता हूं कि अब मैं 50% ऑफ द स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक कर रहा हूं, मैं 25% ऑफ द स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक कर रहा हूं, या फिर मैं किस तरह से ट्रेड कर रहा हूं। इसको अगर हम इन दोनों चीजों को, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, अगर हम निफ्टी के चार्ट से दोबारा समझें, ये निफ्टी का चार्ट है और मान लीजिए निफ्टी यहां से कहीं से सपोर्ट ले रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो ये निफ्टी का सपोर्ट हो गया और इसके बाद चांसेस है कि निफ्टी में यहाँ से बाउंस आ जाएगा और यहाँ पर जाकर निफ्टी जो उसकी सीलिंग है वहां से कहीं रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार और उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, दैट मींस वो उसकी सीलिंग हो गई और चांसेस हैं कि यहाँ से निफ्टी में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। और यहाँ से निफ्टी ने देखिए फॉल दिखाया और उसके बाद एक बहुत शार्प फॉल दिखाया, लेकिन फिर यहाँ पर निफ्टी ने रेंज बनाना शुरू कर दिया। इसको हम कह सकते हैं कि फिर से यहाँ पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, लेकिन जो ये सपोर्ट था इस सपोर्ट को निफ्टी ने ब्रेक किया है और उसके नीचे सस्टेन किया है, तो ये जो सपोर्ट था अब ये निफ्टी की सीलिंग बन जाती है। और यही हुआ, यहाँ पर निफ्टी ने फिर उस सीलिंग के आसपास जाकर रेजिस्टेंस लिया, एक और शार्प फॉल दिखाया, फिर रिवर्सल लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया उस सीलिंग के पास जाकर और एक और शार्प फॉल दिखाया। और फिर तो कल निफ्टी ने आखिरी में एक ही 15 मिनट के अंदर अंदर करीब 300 पॉइंट की फॉल दिखाई थी। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है और इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे किसी इस सीरीज के वीडियो में समझेंगे। अब अगर हम अपने पीपीटी पे वापस आ जाते हैं, जैसा हमने अभी निफ्टी के चार्ट से देखा कि चार्ट डोंट गारंटी, दे इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी। और आपका गोल भी हमेशा ये रहना चाहिए, द गोल इज नॉट जीरो लॉसेस, कि आपका जीरो लॉस नहीं होगा या फिर कभी लॉस नहीं होगा, ये कभी गोल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो आपके विन होंगे वो हमेशा ज्यादा होंगे। और चार्ट भी प्रेडिक्ट करता है कि 70% ऑफ द टाइम्स आपको विन करना चाहिए और 30% ऑफ द टाइम आप लूज कर सकते हो। तो दैट आप हमेशा अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करो। अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करोगे तो जो लॉस हो जाएगा वो 70% ऑफ द विन्स में भी आप रिकवर नहीं कर सकते हो। वी डोंट लुक फॉर सर्टेनिटी इन मार्केट, वी लुक फॉर एनालिटिकल एज। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग क्या चीज नहीं कर सकते हैं, कोई भी अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ गई, जैसे यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, फिर कोविड आ गया, ऐसी कोई न्यूज आ गई जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हो गई, टेक्निकल एनालिसिस उसको मोर और लेस काउंटर नहीं करती या फिर उसको मोर और लेस प्रेडिक्ट नहीं करती है। एल्गोरिथमिक इंटरफेरेंसेस, हाई फ्रीक्वेंसी बॉट्स जो होते हैं जो कि बहुत तेज ट्रेड करते हैं, एक सेकंड में बाय किया और अगले सेकंड में बेच दिया, उस सेकंड टेक्निकल एनालिसिस कभी कोई फेल हो जाती है। इसीलिए हमेशा जब भी आप कोई टाइम फ्रेम चूज करो तो थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम चूज करो, बिकॉज छोटे टाइम फ्रेम में काफी सारी नॉइज होती है। कोई भी स्मॉल ट्रेडर, एल्गोरिथमिक ट्रेडर आया, बाय किया, तुरंत 1 मिनट में 2 मिनट में सेल किया और जो पैटर्न बन गया वो बन गया।
दिया। लेकिन वहीं अगर आप थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में 15 मिनट, आधे घंटे, 1 दिन, 2 दिन या फिर 1 हफ्ता उस टाइम फ्रेम में करोगे, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी कम नॉइज होगी, जिसकी वजह से आपकी जो उसकी प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट होने की या फिर मूव होने की आपके डायरेक्शन में वो बढ़ जाएगी। तीसरी चीज जो टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकती है वो है सेल्फ डिफीटिंग पैटर्न्स। कोई एक पैटर्न बन रहा है, काफी सारे लोग ऑलमोस्ट हर समय यही देख रहे हैं कि अब एक रेंज बन रही है, इस रेंज का जब ब्रेकआउट होगा तब उस डायरेक्शन में बाइंग होगी या फिर ब्रेकडाउन होगा तो उस डायरेक्शन में सेलिंग होगी। अब वो पैटर्न हर एक कोई फॉलो कर रहा है, इसका मतलब उस पैटर्न को फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस इज सेल्फ डिफीटिंग पैटर्न्स, जो पैटर्न्स खुद को ही डिफीट करते हैं। हो सकता है आज वो पैटर्न डिफीट हो रहे हो लेकिन अगले 1 साल बाद, 2 साल बाद फिर से वो पैटर्न्स प्रॉफिट देना शुरू कर दें, बिकॉज काफी सारे लोग उस समय तक उस पैटर्न से हट चुके होंगे। चार्ट इंक्रीजेस प्रोबेबिलिटी, दे डू नॉट एलिमिनेट अनसर्टेनिटी। चार्ट जब भी देखोगे उसके बेसिस पे आप जो भी एनालिसिस करोगे या फिर जो भी आपका आउटकम होगा कि मेरे को बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अनसर्टेनिटी क्या है कि हो सकता है आपने बाइंग की प्रेडिक्ट किया हो या फिर आपने बाइंग का एनालाइज किया हो, लेकिन वो बाइंग वहां पर ट्रिगर नहीं हुई, वो फॉल्स ब्रेकआउट था और आपको वहां से फॉल आ गया और आपको नुकसान हो गया। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट विल इंक्रीज, और जब भी वो प्रॉफिट होगा तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, चार्ट प्रेडिक्ट 100% सर्टेनिटी। ज्यादातर लोग मानते हैं कि चार्ट 100% सर्टेनिटी को प्रेडिक्ट करता है, ऐसा नहीं है। यूजिंग मल्टीपल इंडिकेटर्स एट सेम टाइम, कई सारे लोग देखते हैं कि जितने ज्यादा इंडिकेटर्स होंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट के प्रोबेबिलिटी चांसेस बढ़ जाएंगे। इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग इस सीरीज में आगे समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 10-15 या 5-10 इंडिकेटर लगा दोगे तो चांसेस हैं कि आप एक तो नंबर ऑफ ट्रेड्स कम दे दोगे, बिकॉज सारे इंडिकेटर्स एक बार में ट्रिगर तो नहीं होंगे, और होंगे भी तो उसकी प्रोबेबिलिटी या फिर उसका जो चांसेस है वो काफी कम होंगे, जिसकी वजह से आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएंगे। प्लस हो सकता है जब तक आप ट्रेड लो तब तक दूसरा इंडिकेटर नेगेटिव में जाना शुरू कर दे, इसकी वजह से आपको नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप कम इंडिकेटर्स यूज करो, एटलीस्ट मैं कम इंडिकेटर्स यूज करता हूं, और उसके बेसिस पे ही ट्रेड लो। ब्लाइंडली कॉपिंग यूट्यूब ट्रेडर्स, किसी ने यूट्यूब में डाल दिया, जैसे मैंने मान लीजिए यूट्यूब में डाल दिया कि मैंने 10 ट्रेड लिए और उसमें सब में मेरे को प्रॉफिट हुआ, उसको आप ब्लाइंडली फॉलो ना करो। आप अपना खुद का रिसर्च करो, जो आपको अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे देखो और फिर उसके बेसिस पे ही ट्रेड लो। इग्नोरिंग स्टॉप लॉसेस बिकॉज दिस ट्रेड फील्स राइट। अगर आपको लगता है कि आपने कोई ट्रेड लिया और आपके हिसाब से वो ट्रेड बहुत अच्छा है, हमेशा स्टॉप लॉस मेंटेन करो। जब तक आप स्टॉप लॉस मेंटेन करोगे तब तक आपको प्रॉफिट होने के या फिर लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपको शार्प लॉस हो गया, आपने सारा कैपिटल उड़ा दिया, तो आप दोबारा उस ट्रेड को ले नहीं पाओगे और आपका प्रॉफिट होने के चांसेस बिल्कुल खत्म। वन मैजिक पैटर्न दैट ऑलवेज वर्क्स, देयर इज नो वन मैजिक पैटर्न दैट ऑलवेज वर्क। आपको लगता है कि एक ही पैटर्न है हमेशा, जब स्टॉक इंडेक्स उसको ब्रेक करेगा तब मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न्स देखना पड़ता है। इंडिकेटर्स और पैटर्न्स इज अ डिफरेंट थिंग, इसके बारे में हम लोग आगे इस सीरीज में कवर करेंगे। ओवर ट्रेडिंग एवरी डे टू प्रैक्टिस, आपको लगता है कि आज आपको नुकसान हो गया तो आपने उसको बदला लेने के लिए दोबारा ट्रेड किया, या फिर आपको प्रॉफिट हो गया तो आपने कहा चलो मार्केट ऊपर ही जा रही है तो दोबारा उसको ट्रेड लेता हूं। आपने प्रैक्टिस के बेसिस पे भी ट्रेड लेना शुरू किया तो भी वो गलत है, बिकॉज अगर आपको लॉस नहीं भी हो रहा है तो आज के टाइम में मार्केट में या फिर सेबी ने ब्रोकरेज काफी बढ़ा दी है, जिसकी वजह से, या फिर टैक्सेस काफी बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान होने के चांसेस अब बढ़ चुके हैं, या फिर आपको ज्यादा प्रॉफिट बनाना पड़ेगा तब कहीं जाकर अपनी ब्रोकरेज या फिर टैक्सेस को कवर कर पाओगे। देन कंफ्यूजिंग अ पुल बैक विद ट्रेंड रिवर्सल, अगर किसी भी स्टॉक इंडेक्स में पुल बैक आया, आपको लगा कि यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा और वहां से फिर से फॉल आ गया, आपको लग रहा है कि पुल बैक हुआ है तो वो ट्रेंड रिवर्सल है, ऐसा नहीं है। ट्रेंड रिवर्स इतनी आसानी से नहीं करता। जब पुल बैक आएगा तो हो सकता है वो चांसेस होंगे सेल ऑन राइज के या फिर बाय ऑन फॉल के। तो चार्ट हेल्प डिसीजंस, दे डोंट गारंटी आउटकम्स, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉसेस, ऑलवेज प्रोटेक्ट कैपिटल फर्स्ट। मैंने कई बार इस वीडियो में कवर किया है कि चार्ट डजंट गारंटी कि अब मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, वो हमेशा प्रोबेबिलिटी बताती है। वो हेल्प करता है आपको कि आप डिसीजन ले सको, और जब आप डिसीजन लोगे तो वो कैलकुलेटेड डिसीजन होगा। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। टेक्निकल एनालिसिस इज जस्ट रीडिंग पीपल थ्रू चार्ट्स, और इस वीडियो में हमने देखा कि चार्ट रिपीट बिकॉज पीपल रिपीट। जब भी लोग अपना सेम बिहेवियर को रिपीट करेंगे, चार्ट भी अपने आप को रिपीट करेगा। ट्रेंड इज ऑलवेज योर फ्रेंड, नेवर गो अगेंस्ट योर फ्रेंड, बाय नियर द फ्लोर। जब भी आपको लग रहा है कि अब इस स्टॉक इंडेक्स ने बॉटम बना दिया है तब आप वहां पर बाइंग करो, और जब आपको लग रहा है कि वो रेजिस्टेंस ले रहा है या फिर यहाँ से इतना इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा तब आप वहां पर सेलिंग करो। और प्रोबेबिलिटी नॉट प्रेडिक्शन, चार्ट विल टेल यू द प्रोबेबिलिटी, इट विल नॉट प्रेडिक्ट कि 100% ये मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। चार्ट के बारे में, एक एक कैंडलस्टिक के बारे में, ट्रेंड के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में, स्ट्रेटजीज के बारे में और काफी सारी चीजें, इन सब के बारे में हम लोग इस सीरीज में आगे कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।